घुटनों की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और जो घुटने को दर्द सर हम पहले सुना करते थे 50 साल की उम्र के बाद, आजकल हम देखते हैं बहुत कम उम्र में होते हैं। उसका क्या रीजन आप देखते हैं कुछ? एक्चुअली आज के डेट में जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमेशा हम अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं, थोड़ा सा भी अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि इसका क्या उपाय है, फिर हम मैनुअल की तरफ रुक करें। आप लीजिए मोटापा बोल दीजिए, ठीक है, एज रिलेटेड चेंजेस बोल दीजिए, जिसको डिजेटेड चेंजेस बोल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जी। जैसे वेदर चेंज होता है वहां से, दाल मत खाओ, खट्टाई चीजें मत खाओ, ठीक, दूध वगैरह रात को नहीं। यस, ये चीजें मेरा सजेशन है कि मत कीजिए, मत पीजिए। एंड मैं कुछ एक्सरसाइज अभी बता रहा हूँ, वो आप घर पे कंटिन्यूसली 10-10 के रिपीटेशन में, 2-2 सेट के रिपीटेशन में आप कर सकते हैं। अच्छा, वो एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन चीजों से बचे रहेंगे। यस। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। बहुत साल पहले हमने एक गीत सुना था कि बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होकर दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो दोस्तों, जो पैर हैं, पैरों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे नीज। और आजकल हमारे नीज के अंदर एक समस्या बड़ी गंभीर है, जो कि हम बहुत कम उम्र में भी देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधाकर विश्वास, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, एचओडी हैं फिजियोथेरेपी एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधाकर विश्वास का और उनसे कुछ सवाल और कुछ जवाब। डॉक्टर सुधाकर विश्वास हमारे साथ। वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने जो आपसे अभी जो पहला गीत कहा कि पैरों पे अगर खड़े होना है तो जमाना आपका, और मुझे लगता है कि पैरों पे खड़े होने के लिए घुटनों की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और जो घुटने को दर्द सर हम पहले सुना करते थे 50 साल की उम्र के बाद, आजकल हम देखते हैं बहुत कम उम्र में होते हैं। उसका क्या रीजन आप देखते हैं, कुछ इस पे आप रोशनी डालें। श्योर सर। सबसे पहले सर, कारण पता होने से पहले हमें ये समझना जरूरी है, जो आपने एक शब्द यूज किया ऑस्टियोआर्थराइटिस जी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली क्या है, अगर इसका इंटो डेफिनेशन में जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स जी, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स वो भी कहाँ पे, नी जॉइंट्स पे। नी जॉइंट्स कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली हमें नी जॉइंट पे देखने को मिलती है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका नी जॉइंट एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप थोड़ा स्ट्रक्चर पे अगर आप फोकस करें तो स्ट्रक्चर में देखिए कि 2-3 बोन दिखेंगे वाइट कलर में। फर्स्ट बोन, दिस इज अ फीमर, ये हमारे टिबिया, साइड में हमारा फिब्यूला होता है। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जी, ठीक। और इसके बाद आप फोकस कीजिए इसके फंक्शन पे कि नी जॉइंट का फंक्शन क्या है। लेग को बेंड करना, नी को बेंड करना एंड स्ट्रेट करना, बेंड एंड स्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने जब बैंड और स्ट्रेच करा तो हमने देखा दो मसल्स, कुछ मसल्स इसमें स्ट्रेच भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है। यानी कि हमें इससे क्या पता लगता है कि मूवमेंट तो जॉइंट में हो रही है, लेकिन करा कौन रही है, मसल्स करा। यस। तो हमारे लाइफ में, हमारे जॉइंट्स में, बॉडी में मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। अब अर्थराइटिस में हमने क्या देखा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, वो भी कहाँ पे, जॉइंट्स में। जो ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये हमारा मेनिस्कस होता है, ठीक। ये एक तरीके का सॉफ्ट टिश्यू है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है। कारण क्या है वो पता होना हमें जरूरी है। अब बात करते हैं कारण की। सिंपल सी एक बात है, कोई भी जॉइंट अगर मूव हो रही है तो इट मीन्स उसमें एक पर्याप्त मात्रा में जॉइंट स्पेस है जी, तभी वो मूव हो रहा है। अगर वो जॉइंट स्पेस नहीं होता तो मूव होता नहीं, मूवमेंट नहीं होता। बिल्कुल। उसी तरह से नी में भी एक जॉइंट स्पेस है, हालांकि वेट बेरिंग जॉइंट्स है। पैरों पे खड़े होकर दिख लाओ, अगर आप पैरों पे खड़े होंगे तो पूरा बदन पैरों में पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन बैंड हो रहा है, तो इसका मतलब किसने तो उसको होल्ड करके रखा होगा। तो वो कौन है, वो हमारी लेग की मसल्स। अभी आपने क्या बोला कि 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो उन लोगों में ये चीजें, बुजुर्गों ने गाना गाया है,
उस सिचुएशन में उन लोगों में ये चीजें नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब यंग एज में देखने को मिलती है, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दैट टाइम की जो लाइफ स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, और अभी का जो लाइफ स्टाइल वर्किंग पैटर्न है, बहुत डिफरेंस है सर। पहले हम विदाउट एसी के रह लेते थे, अब हम एसी के बिना नहीं रह सकते, नहीं रहते। तो उस कंडीशन में क्या है, मस्कुलर वीकनेस शुरू हो जाती है। तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर जॉइंट स्पेस को होल्ड करके रखा है, बोन को होल्ड करके रखा है, तो कोई ऐसा तो होगा, तो वो रखती है मसल्स। तो मसल्स में जब वीकनेस आ जाती है, तो जो एक नॉर्मल जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाती है। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मसल की वीकनेस है वो प्राइमरी रीजन है फॉर दिस इन्फ्लेमेशन। ओके, इनिशियल स्टेज में एज ग्रुप, अगर आप बोल रहे हो कि आज के डेट में यंग एज में देखने को मिलता है जी, तो उस केस में तो प्राइमरी तो हमारा मसल्स है। अगर जहां हम एज ग्रुप आगे की तरफ देखते हैं, जैसे 50 प्लस 55 प्लस, उस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो वो एक डीजेनरेटिव चेंजेस है बॉडी में। अच्छा, वो एजिंग प्रोसेस हो गया है, जिसके चलते मस्कुलर मसल्स वीक तो होगी, प्लस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, प्लस आपका बोन भी वीक हो जाता है। उस सिचुएशन में वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ओके, तो दो चीज हो गई, एक तो अगर यंग में हम देख रहे हैं तो मसल वीकनेस है या मसल की स्ट्रेंथिंग नहीं है, या हमारा लाइफस्टाइल है, और एक एज के बाद हम जो देख रहे हैं वो एजिंग प्रोसेस की वजह से है ना, ये है मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह। सर ये तो चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, लेकिन जो नी में जो पेन है वो हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से तो शायद नहीं होता, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल है ना, तो वो भी आप बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कॉमनेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा किस वजह से नी में पेन है। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हर पेन तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नहीं हो सकता जी, ठीक है, तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जो हमारे पास चाहे पेशेंट है या फिर नॉर्मल पर्सन है, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को साइड करके एग्जामिन करें तो हमें उनका वर्किंग पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि जो ऑफिस गोइंग है पर्सन, जी, मोस्टली पर्सन ड्राइव करके जाते हैं 4 व्हीलर, तो आप ये देखिए ना कि वो अपने लेग का जो यूज कर रहे हैं, एक देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा है बुजुर्ग ने बोला, तो उसी तरह से बुजुर्ग ने ये भी बोला है, हर चीज की एक लिमिटेशन है, किसी चीज की अति करोगे तो नुकसानदायक है। उसी तरह से हमारे शरीर है, हमारे मसल्स को हम यूज में एक लिमिट पे ले सकते हैं। अब आप 4 व्हील ड्राइव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसमें मूवमेंट कौन सा हो रहा है आपके पैरों में, फिट में, क्लच भी हो रहा है और ब्रेक भी हो रहा है, क्लच एक्सीलरेटर, उसमें आपका मसल्स में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, आपको ये देखना है। तो मसल्स में अगर आप बात करें तो ये है नी का फ्रंट साइड, ये है बैक साइड, ठीक। तो हम यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मसल्स होती है काफ मसल्स, जी, यहाँ पे होती है काफ मसल्स, ठीक। तो फ्रंट में क्या है, थाइस के ऊपर हमारी आती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो नी को स्टेबल रखती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर एंटीरियर टिबिया मसल्स, कुछ मसल्स होती है। सो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ इक्वली मसल्स अटैच्ड है, तभी इंसान स्ट्रेट खड़े रहते हैं। अगर किसी भी रीजन की वजह से इस मसल्स की इक्वलिटी को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, किसी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसी तरफ स्ट्रेच कर दिया जाए, तो क्या वो इक्वली खड़े रहेंगे? नहीं, वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मैंने एक एग्जांपल दिया, जो 4 व्हीलर यूज करते हैं, कंटिन्यूसली ये मूवमेंट चल रहा है, ऊपर की जगह दबाने का काम ज्यादा चल रहा है, तो जब हम दबा रहे तो आप खुद फील करके देखिए, पंजे को चला के आपकी काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो काफ मसल्स, दिस इज अ सेकंड हार्ट आवर बॉडी, वो ब्लड को पंप करता है, फंक्शन के बिहाफ पे बोला गया है। ठीक है। तो उस मूवमेंट में काफ मसल्स अगर टाइट हो जाती है तो क्या है, पाँव में हैवीनेस आने लगता है, ठीक। तो उसका इंपैक्ट आपके नी जॉइंट में भी देखने को मिलता है। तो ये एक मेन रूट कॉज है विदाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस के नी में पेन आना। हाँ, अच्छा, यहां पर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये कैसे होता है, क्योंकि वो तो हर फीमेल तो ड्राइव करती नहीं है, और हर फीमेल को ऑस्टियोआर्थराइटिस है नहीं। उनका अगर वर्किंग पैटर्न देखिए तो मोस्टली स्टैंडिंग का है, चाहे किचन में हो, चाहे आप घर के कामकाज में हो। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में भी अगर लॉन्ग टाइम तक इंसान खड़ा रहता है एक स्टैंड पे,
ये नहीं कि आज डे बाय डे रोज रूटीन, किचन का काम तो रोज है, रोज है। तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में भी जो ब्लड फ्लो का है नीचे की तरफ है। अब अभी हमने क्या बोला, कार्प मसल इज सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो वो ब्लड को ऊपर पंप करता है, और जब सारा ब्लड नीचे आ रहा है तो पंप तो हो ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में भी पाव हैवी होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली लेग्स में, नी में पेन आना शुरू हो जाता है। ओके, पर सर जैसे अब गाड़ी तो चलानी ही है, ड्राइव तो करना ही है, तो इसे बचा कैसे जाए? मतलब ये जो आजकल जो चल रहा है कार्स में, मतलब ऑटोमेटिक की तरफ जाया जाए, उससे फर्क पड़ता है या क्या करें? मतलब ये तो एक मजबूरी है ना, मतलब इसको आप यूं कह लीजिए कि जो आपका जॉब है उसकी एक नेसेसिटी है। देखिए सर, अगर इस बात को कीजिए कहे तो ऐसा नहीं है कि आप अल्टरनेट ढूंढिए। एक्चुअली आज के डेट में जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमेशा हम अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं, थोड़ा सा भी अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि इसका क्या उपाय है, फिर हम मैनुअल की तरफ रुख करें। आपने अपने आप को कष्ट नहीं दिया, हाँ, मतलब कंफर्ट जोन ढूंढ मेरे लिया। जहन में यही है कि ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट करें तो शायद पैर बच जाएंगे। लेकिन आपने अपने आप को कष्ट नहीं दिया ना। नहीं, कष्ट तो हो रहा है सर, पेन तो हो ही रहा है। वो तो अभी हो रहा है। मैनुअल अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं जी। अगर ऑटोमेटिक चलाएंगे तो क्या हम अपने बॉडी को कष्ट दे रहे हैं? नहीं, कष्ट नहीं दे रहे, आसान हो जाए। यही तो प्रॉब्लम है आज के डेट में। अच्छा, जब भी आप 50 साल पहले की बात कर रहे हो तो तब के लोग में, आपके लोग में तो यही मेन प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को कष्ट नहीं देना चाह रहे हो, कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो। आप कह रहे हैं कि उनको स्ट्रेंथन करने पे काम करें, बजाय के चीजें हम सुविधा भोगी ना होके थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, वो सब कर लें, तो मैनुअल कार भी चलाएंगे तो शायद दिक्कत नहीं होगी। यस, एग्जैक्टली। ओके, राइट। आपको अवेयर होना पड़ेगा हर चीज के लिए। यस। तो ये और मतलब कारण रहे हैं जो दर्द के वजह से। कारण की अगर बात करें, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ओबेसिटी, हाँ। और दूसरा, आपको सर मेल के कंपेयर में फीमेल आपको ज्यादा अफेक्टेड दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसका अगर आप मेन रूट कॉज देखेंगे तो सबसे पहला रूट कॉज है, और ये चीज देखता है आफ्टर मैरिज। ठीक है, देखिए आपको सोसाइटी में ऐसे भी फीमेल देखने को मिलेंगे जो शादी नहीं करते, तो क्या उनको नीमी पेन होता है? ठीक है, उनको कम होता है। उसका एक लॉजिकल मैं आंसर करूंगा, आफ्टर मैरिज इसलिए कि जब माँ बेबी कंसीव करता है, उसका सिचुएशन में क्या है, उनका पेल्विक आफ्टर डिलीवरी, हाँ, वो शेप चेंज हो जाता है, एंड कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से वेट भी गेन कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो पेल्विक ब्रॉड हुआ है, अगर आप मेल का पेल्विक देखें और फीमेल का पेल्विक देखें तो दोनों में शेप चेंजेस दिखेंगे। तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर फर्क है। यस, मोस्ट लोगों को ये नहीं पता, बट वी आर फिजियोथेरेपिस्ट और हमारा मेन काम है अलाइनमेंट, तो हमें इस पे फोकस करना पड़ता है। तो जो फीमेल का पेल्विक है वो ब्रॉड होता है, मेल का पेल्विक कब ब्रॉड होता है? तो फीमेल का पेल्विक जो ब्रॉड हुआ तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उनके केस में ऐसा एंगल बन के आता है क्योंकि ये ब्रॉड है जी। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यू एंगल। और मेल के केस में वो स्ट्रेट चला जाता है, इसलिए मेल के कंपेयर में फीमेल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरा क्या है, बॉडी गेन, मैंने बोला ना आफ्टर डिलीवरी वो लोग हार्मोन चेंज की वजह से मोस्टली फीमेल बॉडी गेन करते हैं। तीसरा, एक नेचुरल साइकिल प्रोसेस होता है फीमेल में, ठीक, वो आफ्टर 45, 50, 55 के बाद स्टॉप होने लगता है, जो कि नेचुरल साइकिल वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बॉडी में फीमेल के। ओके, बिकॉज ऑफ वो एक इंटरनल ऐसी ताकत है जिसकी वजह से इंसान यंग रहता है। ठीक, तो जैसे वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाता है तो फीमेल को अदर्स प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसको हम डिजेनरेटिव चेंजेस बोल देते हैं जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, फैट बोल दीजिए, मोटापा बोल दीजिए, ठीक है, एज रिलेटेड चेंजेस बोल दीजिए, जिसको डिजेनरेटिव चेंजेस बोल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जी। इसलिए फीमेल्स पे ज्यादा होता है। बट सर, तो जैसा आपने बताया कि फीमेल्स में ज्यादा होता है और मैरिज भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पर ये तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू देख के लोग सोचे कि शादी नहीं करनी है। आप तो मुझे ये बताइए कि अगर वुमेन की मैरिज होगी, उनकी सब कुछ होगा, उसके बावजूद वो अपने नीड्स को बचा के कैसे रखे, क्योंकि शादियां तो होनी है और होनी भी चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है। जी जी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ, एक्चुअल में क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि हम अपने लाइफ स्टाइल
को मॉडिफाई करके हाँ। प्लस डाइट को कंट्रोल करके या कुछ सेलेक्टेड करके अगर डीजेनरेटिव चेंजेस आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अच्छा, मतलब इन्फ्लेमेशन इस वजह से भी होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है? यस होगा। ओके। बिकॉज जब हम किसी भी पेशेंट का एक्सरे एमआरआई देखते हैं, आर्थराइटिस के कुछ स्टेजेस होते हैं जी। इसके 3-4 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो इजीली क्योर कर जाते हैं, ठीक, पर थर्ड फोर्थ स्टेज में इजीली क्योर नहीं कर सकते। नहीं। हाँ, तो उसमें क्या है, जब हम एमआरआई वगैरह पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या है, हमें ये देखने को मिलता है जैसे कोई कीड़ा किसी चीज को थोड़ा खा गया है, ठीक है, तो वो क्या है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है विटामिन डी। विटामिन डी, यस, विटामिन डी। बिकॉज ऑफ हम चाहे गर्मी हो ठंड में तो चलो बाहर हो ही जाते हैं हम सनलाइट लेने के लिए, बट गर्मी में कोई भी पर्सन सनलाइट में नहीं आता, सब एसी रूम में बैठना पसंद करते हैं। मैं वही तो चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पास्ट को कंपेयर करना चाह रहे हैं, हमारे जो फिर पास्ट के जितने भी हमारे लोग हैं, हाँ, उनसे कंपेयर करना चाहेंगे आज के डेट के जनरेशन के लोगों को, तो वो प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे सनलाइट में, लेकिन आज के डेट में हमें एसी चाहिए। सो विटामिन डी इज मोस्ट इफेक्टेड इन बोन, यानी कि जो बोन की स्ट्रेंथ है वो विटामिन डी से। फिर कैल्शियम। बट हमारा डाइट ऐसा हो गया है कि सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, देन लंच का भी ऐसे चल जाता है। और मोस्टली लोग तो अब आउटसाइड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, और ब्रेकफास्ट में भी जो चीजें ले रहे हैं वो ज्यादातर, जैसे ब्रेड ले लिया, ये ले लिया, तो जो चीजें ऑलरेडी आपको नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हीं को आप कंज्यूम करें। मैदा ही चल रहा है और वो सभी चल रहा है। एग्जैक्टली। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, वॉकिंग पैटर्न। इंसान को, जो आज के ह्यूमन बीइंग है हम, इवन मैं पहले के भी बोलूंगा, मे बी जिनको नॉलेज है वो तो अच्छे से चलेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो तो जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे। लोगों को वॉकिंग पैटर्न ही नहीं पता कि हमें वॉक कैसे करना चाहिए, मतलब वॉक करना भी सीखना है। यस, क्या बात है, ये चीज कमाल है। वॉकिंग पैटर्न जी, सारी चीजें हमारे पोस्चर से रिलेटेड है। मसल, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स है जी, ठीक, सारा वेट बेरिंग बोन पे वेट बेरिंग नहीं हो रहा है, वेट बेरिंग जो हो रहा है मसल्स पे हो रहा है। जस्ट लाइक ये बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग के बीच में आयरन रॉड रखा गया है जी, तो आयरन रॉड पे सारा वेट नहीं है, वो आयरन रॉड बोन है, लेकिन उसको स्टेबल रखने के लिए आउटसाइड से सारा मटेरियल लगाया गया है। हाँ, प्लास्टरिंग है, बहुत कुछ है। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो बोन है वो आयरन रॉड है, लेकिन उसको स्टेबल रखने के लिए मसल्स, लिगामेंट, नर्व, सारी चीजें, टेंडन, ये सारी चीजें हैं। जी। तो वॉकिंग पैटर्न, आप किसी भी मॉडल को रैंप पे वॉक करते हुए देखिए, उनके जो फुट का जो पैर जो अब जमीन पे पड़ता है फ्लोर पे, वो चीज नोटिस कीजिए, क्या वो स्ट्रेट ऐसे चलते हैं या वो ऐसे ऐसे चलते हैं। समझे मेरी बात? नहीं, जो हम चलते हैं तो हमारा जो पाँव जो जमीन पे कांटेक्ट हमारा पैर पड़ता है, पंजा पड़ता है पैर का, तो क्या उसकी जो शेप है वो 90 डिग्री के एंगल में पड़ता है या ऐसे ऐसे पड़ता है? ओके, तो नहीं, ये तो आपने बताया कैसे पड़ता है, पढ़ना चाहिए कैसे 90 डिग्री में। तभी तो रैंप वॉक का एग्जांपल दे रहा हूं, उनको फोकस कीजिए कि वो कैसे वॉक कर रहे हैं। बट हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, नॉर्मली फीट को ब्रॉड करके इस तरह से चलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है, आपके हिप जॉइंट पे। बिकॉज आपने अपने हिसाब से अलाइनमेंट डिस्टर्ब किया अपने बॉडी का, तो उसका इम्पैक्ट कहां पड़ा, हिप बोन पे। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक, वो सीधा कहां पे इफेक्ट करेगी, आपके नीज पे। तो वो तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर वॉक आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो सारा अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा और सारे जॉइंट्स में धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एग्जैक्ट, इसका बढ़िया का एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी आप 4 व्हीलर ड्राइव करके आए, जब भी आप सर्विस कराते हैं तो गाड़ी का अलाइनमेंट कराते कि नहीं कराते? व्हाई? अच्छा, अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो टायर घिस जाएंगे। यस, एग्जैक्टली। तो ऐसे अगर अलाइनमेंट नहीं करा तो घुटने घिस जाएंगे। एग्जैक्टली यही तो मुझे कहना था आपसे, जो आपने आंसर कर दिया। क्या बात है, कि अलाइनमेंट तो आपके टायर कौन से, आपके दोनों पैर हैं। यस यस, एब्सोल्युटली। अगर वो आप डिस्टर्ब करके चलेंगे तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ आ गया, फिर नेक पेन भी होगा, बैक पेन भी होगा, हिप पेन भी होगा, नी पेन भी होगा, कहां से बचोगे? सो अलाइनमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
कि आप इसको अगर ठीक करके रखोगे, आपको अपना बॉडी फिजिक्स का अलाइनमेंट पता है, तो आप बचे हो आज के डेट में, अदरवाइज नहीं। जी जी। तो अभी तक हमने सारी चीजें समझी हैं इसके बारे में, है ना। मैं एक चीज बहुत मतलब देखते हैं हम लोग के अर्बन एरियाज में, सर हमें सारी फैसिलिटीज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं, लेकिन रूरल एरियाज में मतलब बहुत सारी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, हो सकता है वो आप तक ना पहुंच पाए। तो उनके लिए कुछ आप ऐसी चीजें आप बता दें, या यूं कहें कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आप बता दें जो उसको फॉलो कर पाए, और वो चीजें मतलब ये बात सच है कि आपके पास आएंगे तो आपको फीस देंगे, पर यहाँ पे उनका फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ अगर आप बता पाए तो। हाँ, श्योर श्योर। जैसे मैंने अभी बोला स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जी तो मैं कुछ एक्सरसाइज के मेरे जो साथ जुड़े हैं डॉक्टर आकाश, एज ए मॉडल में उनको ले रहा हूँ, जी। तो उनपे कुछ डेमो एक्सरसाइज में दे रहा हूँ। जिनकी पहुंच नहीं है आप तक। यस जी। उनको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी उनके लिए। एंड एक मैसेज है उनके लिए, थोड़ा डाइट में चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है? सबसे पहले अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और सीवियर है, सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज, हालांकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने प्रॉब्लम के चलते वो बता सकते हैं कि मुझे कितना सीवियर पेन है। कितना पेन है। उनको रात में कभी भी दाल नहीं खानी, कोई भी दाल नहीं खानी। यस, आज से ही फुल स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज ऑफ वो एक्सेस लेवल पे प्रोटीन को सीक्रेट करता है। जी। दाल तो प्रोटीन ही है। यस यस। बट रात को दाल खाने से क्या होता है, बॉडी मूव नहीं हो रही है। जिनकी पहुंच नहीं है आप। यस जी। उनको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी उनके लिए। एंड एक अब ओल्ड एज में आके जो हमारी डाइजेशन पावर है वो हो जाती है वीक हो जाती है। तो हम जो खाना खाते हैं प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में एक्सेस लेवल पे आ रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन जरूरी है, लेकिन उस एज ग्रुप में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जाके जॉइंट्स प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगती है। और ज्यादा हो जाती है। दूसरा, कोई किसी तरह का कोई खट्टा नहीं खाना, चाहे वो नींबू हो, इमली हो, दही हो। ये पूरे दिन नहीं खाने से या इवनिंग ये खाना नहीं चाहिए हमें। खाना नहीं। और दही खाना है, कोई शौकीन है तो वो फ्रेश, वो भी एक दो फ्रेश दही हो, फ्रेश दही, और वो भी आप लंच में लीजिए। लंच में लीजिए। यस, लंच में लीजिए, डिनर पे नहीं, ब्रेकफास्ट पे नहीं। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा, तीसरी चीज, रात को जो लोग हैबिचुअल है दूध पीने के आदि है, वो तो ठीक है। गांव के लोग की बात चले तो गांव के लोग तो बिना दूध पे तो सोते नहीं है। हाँ बिल्कुल। बट अगर उनका सिस्टम सही है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो ले सकते, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। वो भी आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। अच्छा। यस, बड़ा यस। तो ये दो चार चीजें हैं, ये चीजें थोड़ा फॉलो कीजिए। एंड हो सके तो वो चीज थोड़ा सा कम खाइए जिसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि आर्थराइटिस के केस में जितना उसको ठंडा लगेगा उतना वो बढ़ेगा, उतनी तकलीफ। यस, उतनी तकलीफ बढ़ेगी। और ठंड में जितना घुटनों को बचा के रख सकते हो, एसी से हो या ठंड में, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें अकड़नपन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन एक तरीके से लिक्विड हो जाती है। जैसे फ्रीज में हम पानी रखते हैं वो जम जाता है, घुटनों में भी ऐसा जमना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा मैसेज है, ठंडी चीजों से बचो, जैसे वेदर चेंज होता है वहां से। दाल मत खाओ, खट्टाई चीजें मत खाओ, ठीक, दूध वगैरह रात को नहीं। यस, ये चीजें मेरा सजेशन है कि मत पीजिए। एंड मैं कुछ एक्सरसाइज अभी बता रहा हूं, वो आप घर पे कंटिन्यूसली 10-10 के रिपीटेशन में, 2-2 सेट के रिपीटेशन में आप कर सकते हैं। अच्छा, वो एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन चीजों से बचे रहेंगे। यस। और सर बस मुझे आपसे 5 ऐसी हैबिट्स और जाननी है जिससे हमारे घुटने, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पैरों पे खड़े रहेंगे तो जमाना आपका हो जाएगा, और घुटने बहुत जरूरी हैं, तो 5 ऐसी हैबिट्स आप बता दीजिए जिससे हमारे हेल्दी रहें घुटने। ओके। सबसे पहली चीज है कि जब भी आप बैठे, अगर आपको पेन है तो क्रॉस लेग मत बैठे। पहला पॉइंट, क्रॉस लेग नीचे। अगर नी में पेन है तो मत बैठिए। इन केस
अगर आपको पेन नहीं है तो क्रॉस लेग बैठने की हैबिट अभी से डाल दीजिए। बिकॉज अगर हम पहले के लोगों की बात करें तो उनके पास ना ऐसा सोफा होता था, ना बेड होता था, नीचे बैठ के खाना खाते थे, उनके पैरों में कभी दर्द नहीं होता था, बिकॉज वो यूज टू थे उस चीज यूज टू थे। सो दैट्स व्हाई। अभी क्या है, हम लोग यूज टू नहीं है, इसलिए नहीं है। तो सबसे पहले क्रॉस लेग बैठना हमें कंपलसरी है। दूसरा, अगर पेन नहीं है तो बैठना जरूरी है। यस, पेन हो गया है तो नहीं बैठना, तो नहीं बैठना। ओके, यस, अगर पेन नहीं है तो आप बैठिए। दूसरा, चाहे आप चेयर पे हो या क्रॉस लेग बैठे हो, टैप करते रहिए। अच्छा, कैसे बैठे हो, मतलब इसको टैप। बिकॉज आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि दिस इज द स्ट्रेंथनिंग मसल्स, इस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होना जरूरी है। अगर हम इसको टैप करते रहेंगे तो क्या है, ये सोएगा नहीं, एक्टिव रहेगा। जैसे नींद आता है किसी टाइम, जो एक्सेस लेवल पे काम कर लेते सोते नहीं, नींद आती है, अगर उसको ऐसे हिलाओगे तो वो जाग जाता है एकदम से, तो ये सोया हुआ है हमारा, तो इसको हमें एक्टिव करना है। ठीक, बीच बीच में इसको टैप करते रहिए, टैप करते रहिए। उससे क्या है, वार्मनेस आएगी। जिनको पेन है उनको भी, जिनको नहीं है उनको भी वार्मनेस आएगी। अभी मैंने क्या बोला, ठंड से बचाइए। वार्मनेस आएगी तो क्या आएगा, ब्लड फ्लो बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तीसरा, बैठे बैठे हमेशा पंजों को पीछे की तरफ, अपनी तरफ जितना पुल कर सकते हो, समझ लीजिए ये पाँव का पंजा है, ये हाथ नहीं है, पाँव का पंजा है, समझ लीजिए। जितना आप पुल कर सकते हो बैठे बैठे, यस, पीछे को बैठे बैठे जितना पुल कर सकते हो वो कीजिए। ठीक। अनदर वन, बैठे बैठे जो ये हमारे पाँव का टखना है, ये हड्डी छोटी सी कटोरी होती है घुटने के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी, उसको बैठे बैठे लेग को स्ट्रेट करके, ठीक है, टाइट कर लीजिए। ओके, यस, चेयर पे बैठे हैं, वो ऑफिस में बैठे हैं, लेग को स्ट्रेट करके जितना टाइट कर सकते हैं टाइट कर लीजिए। 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। वाह, ठीक, इन सब एक्सरसाइज को आप कीजिए जी। इससे क्या है, आपको इमीडिएटली अगर आपको पेन हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इन चीज को आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। ये 4 चीज होगी सर, एक और बता दीजिए। अच्छा। 5 पूछी थी मैंने आपसे। एक और सिंपल सा है, चाहे वो उसका स्टैंडिंग जॉब हो, सिटिंग जॉब हो, कुछ भी हो, एवरी वीकली 3 to 4 टाइम या 5 टाइम कर सकते हो। फीमेल के लिए ब्यूटी टिप्स है, मेल के लिए भी है, बट फीमेल के लिए ज्यादा वो होता है, जी जी, लेकिन दोनों के लिए हेल्प करेगा। हॉट फुट बाथ, हॉट फुट बाथ, यस, अच्छा, एवरी नाइट। फीमेल के लिए तो ब्यूटी टिप्स है, फ्री में पेडिक्योर हो रहा है। जी जी, हालांकि मेल के लिए भी है, हाँ। लेकिन हॉट फुट बाथ क्या करना है, आपको एक बकेट में 70% तक पानी फिल कर लेना है, वार्म वाटर, ठीक है। अगर किसी के नी में इन्फ्लेमेशन, सॉइलिंग वगैरह है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें फिटकरी डाल सकते हो आप। वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, बहुत अच्छा है वो, ठीक। तो उसको क्या करना है, ये एक्सरसाइज फॉर्म में नहीं है, बट आप इसको करो, क्योंकि हमने क्या बोला, काफ मसल्स हमारा क्या, सेकंड हार्ट आवर बॉडी, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है। तो आप उसको डिप करके उसके अंदर बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हफ्ते में 2 से 3 दिन। उससे क्या है, जो ब्लड फ्लो आपका काफ मसल्स में एक तरीके से प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो बॉल्व खुल जाएंगे और ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, दिस इज अ नॉट एक्सरसाइज, ये घरेलू नुस्खा है। हालांकि लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं है और बहुत से लोगों को पता है लेकिन करते नहीं है। लेकिन आप कीजिए, कभी भी काफ मसल्स में पेन नहीं आएगा, काफ में नहीं आएगा तो नी में जाएगा ही नहीं। क्या बात है। यस सर। और इस चैनल को आप, ये जो जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। आपको आपने सुना ही है, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।